हेलो बच्चों, आज हम सिल्वर वेडिंग का दूसरा पार्ट लेकर आपके पास हाजिर हैं। शुरू करते हैं। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास मतलब एक लंबा सांस छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता, लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान आया मतलब किसंदा का ध्यान आया इस ओर गया कि बाल जति किसंदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। अब बुढ़ापा है किसंदा का, सुखी है वो नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली और मकान बना लिया था रिटायरमेंट से पहले, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। फक्कड़ की तरह वो जीवन जीते रहे। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। हद किस तरीके की? उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। इतने सारे पहाड़ से आए लोग उनके घर पे आशियाना प्राप्त करते थे। जब तक उनका सब कुछ ठीक नहीं हो जाता था, अरेंजमेंट नहीं हो जाता था, वो किसंदा के पास ही रहते थे। लेकिन जब किसंदा रिटायर हुए तो किसी ने भी अपने पास रखने की उन्हें किसी ने ऑफर है वो नहीं दी। खुद यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक यशोधर बाबू की शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों का जो क्वार्टर उनको मिला हुआ था उसमें 3 परिवार रहते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव वापस लौट गया, जहां साल भर वहाँ पर रहा और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा समय पेंशन खा नहीं सका बेचारा, मतलब ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहा। सरकार की जो पेंशन है उसका ज़्यादा यूज है उनकी लाइफ में नहीं हो पाया। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, मतलब कोई नहीं जानता कि किसंदा की मौत क्यों हुई। बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से पूछा कि मृत्यु क्यों हुई, किस कारण से हो गई, तो यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। मतलब किसी को कोई परवाह नहीं थी कि वो क्यों मुरझा रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं, क्या चिंता, क्या बेचैनी है, क्या बात है, उन किसी को कोई परवाह है वो नहीं थी। कम से कम शादी करने के बाद बच्चे परवाह, बेशक से वो ना माने कोई बात, लेकिन परवाह तो करते हैं। जिन लोगों कि बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत होती है, यह जानते हैं यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है, यह सही है, और यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी के बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त है वो नहीं होने वाला है। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूलते। कौन सी बात? कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गधा पच्चीस जवानी में अगर बच्चे कोई उल जलूल हरकतें कर भी देते हैं, बातें नहीं भी मानते हैं, तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं, समझदार आदमी है वो अपने आप ही बन जाते हैं। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। ककड़ी चुराई है, गर्दन मोड़ के मुर्गी मारी है, पीछे से खिड़की से कर सेकंड शो सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं किया? जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है कि उसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराएंगे। जब जिम्मेदारी आएगी तो मेरे बच्चे भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जिम्मेदार हो जाएंगे। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब वो मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी मतलब जवानी के उस दौर में लंबे दौर तक गुजरता, मैं भी है वो एंजॉय करता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तब बाप है तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते थे। तंजिया कहने का मतलब तो व्यंग में कहते थे, लेकिन ये व्यंग करते हुए भी वो उनके चेहरे पर एक मुस्कान है वो खिल जाती थी। वह बच्चों को यह प्रकट करते थे कि जब तक बाप है ना तो उनका सनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना, ठीक है, कुल मिलाकर उनको अच्छा लगता था। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं।
लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया भी उन्हें कहाँ मंजूर है। जो उनकी रीत मंजूर करे, ये दुनिया ही उनको पसंद नहीं थी। तो वो किस तरीके से इस दुनियादारी को समझते, लेकिन उनको इतना एहसास था उनके बीवी बच्चे उनसे ज़्यादा दुनियादारी है वो समझते हैं। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर भयंकर भूल है वो की है। किंतु समहाउ यशोधर को किसंदा की यह उक्ति भी जचती है। ये भी उनको मतलब उनके दिमाग में बैठी हुई है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, और रिटायर होने के बाद गांव के पुश्तैनी घर में बस। इस तरीके की सोच है किसंदा ने अपने दिमाग में बिठा रखी है। जो सोच नहीं, यशोधर बाबू ने अपने दिमाग में बिठा रखी, जो सोच किसंदा की थी उसी सोच को वो आगे अनुकरण है वो करते चले जा रहे हैं। इसी कारण उन्होंने कभी डीडीए फ्लैट में पैसा है वो नहीं लगाया। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है, उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना, बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर की पत्नी है अच्छी तरह से समझती है, और यशोधर भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तो उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता कि जब वहाँ पे हम मकान बनाएंगे कैसे कैसे उसको रिपेयर कराएंगे, जो कुछ करेंगे तो उसके कितने हकदार खड़े हो जाएंगे। ये सब झगड़ा मोल लेने वाली बात है। जब बच्चे इस तरीके के तर्क वितर्क करते हैं तो उनके पास उनका कोई भी जवाब है, आंसर है वो नहीं होता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की है कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास ही बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं कि जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, और कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में भी उत्साही होने की कोशिश है वो कर रहे हैं। उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेजी से कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक के फूल मतलब आशीर्वाद में जो फूल होते हैं, आशीर्वाद के जो फूल होते हैं वो चुटिया में खोसे लगाए, पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहाँ महात्मा जी गीता के प्रवचन कर रहे हैं। अब इस पैराग्राफ में से बच्चों क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, देखते हैं। यशोधर बाबू की रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहने का विचार था, तो आंसर बनेगा गांव के पुश्तैनी घर में। ठीक है, रिटायरमेंट से पहले यशोधर बाबू को अपने बच्चों के बारे में क्या लगता था कि बच्चे हैं वो कहाँ सेट हो जाएंगे, तो उनको ये लगता था कि उनका बच्चा कोई ना कोई बच्चा सरकारी नौकरी में हो जाएगा और उनको घर खरीदना ही नहीं पड़ेगा, क्वार्टर उनके परिवार पास ही बना रहेगा। पत्नी के भविष्य के प्रति प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू है वो उत्तर क्यों नहीं दे पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पत्नी की बातों में सच्चाई होती थी कि पुराने घर को अगर हम रिपेयर कराएंगे, टूट फूट को ठीक कराएंगे तो झगड़े मोल लेने जैसी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, ये यशोधर बाबू नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य क्यों थे, क्योंकि इस लोक में ये जो दुनिया है उनके विचारों से कहीं ना कहीं मेल है वो नहीं खाती थी। ठीक है, अब यशोधर बाबू है बिरला मंदिर की तरफ तेज कदम बढ़ाए और वहां पर किसके सामने जाकर हाथ जोड़े, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े। चुटिया के अंदर कैसे फूल उन्होंने लगाए, असीक के फूल है उन्होंने अपनी चुटिया में लगाए। अफसोस, आगे पढ़ते हैं बच्चों, अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लग नहीं रहा। आज उनके अंदर है प्रवचन सुनने की इच्छा ही नहीं हो रही, मन लग ही नहीं रहा। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक और कर्मकांडी नहीं है। एक होता है ना अंदर से आती है धार्मिक विचार अंदर से, लेकिन वो तो है नहीं। ऐसे इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसंदा द्वारा स्थापित
मानक हमेशा उनके पास रहे। जैसे उम्र ढल रही थी, किशनदास कहते थे कि जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे हमें रोज़ मंदिर जाना चाहिए, संध्या पूजा करने, गीता प्रेस की गोरखपुर की किताबें पढ़ने में यत्न है वो करने लगे थे। यहाँ पर ये सब फॉलो क्यों कर रहे थे? क्योंकि मर्यादा किशनदास द्वारा स्थापित मानक है उन्होंने अपना रखे थे। तब उनका मन ही उनसे शिकायत करता है कि इन सब में लग नहीं पा रहा है। तब उससे कहते हैं भाई लगना चाहिए, कि मन तुझे लगना चाहिए, अब तेरी उम्र है वो पूजा पाठ की हो गई है, अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देखकर ए राजपाट मतलब सब कुछ जिम्मेदारी नई पीढ़ी को लगकर तुम जाओ बाट वन प्रदेश की। बाट मतलब रास्ता, वन प्रदेश का रास्ता अर्थात वानप्रस्थ जिंदगी है वो अपना लो। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, अपने मन से ही यशोधर बाबू है वो बात कर रहे हैं। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। मतलब यहाँ पर एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि यशोधर बाबू को अपने बच्चों से क्या उम्मीद है, वो मतलब क्या चाहते हैं, और उसके बच्चे उसकी किस तरीके से रिगार्ड करें, कैसे रेस्पेक्ट करें। वो चाहते हैं कि उसके बच्चे अपनी मन की कर लें, लेकिन कोई भी काम करने से पहले वो अपने पिता की भी सलाह लें, उनके अनुभव का आदर करें। अगर अच्छा नहीं लगा, वो उनकी जो सजेशन पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो अपनी मन की जो चाहते हैं वो कर ले, लेकिन एक बार पूछें ज़रूर। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का, अपने आप को ही डांटा, अपने मन को ही डांटा। क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए, गीता महिमा सुनो। फिर मन को समझाने लगे कि गीता सुनो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब गीता सुनने लगे, गीता में ध्यान उनका लगने लगा, तो क्या हुआ, व्याख्या के अंदर एक शब्द आ गया जनार्दन। जनार्दन भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो जैसे ही जनार्दन शब्द सुना, उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। अब फिर से वापस मन भगवान के उसमें नहीं लग रहा, गीता के वचनों में प्रवचन में नहीं लग रहा, वहाँ जनार्दन जीजा जी के पास है, वो चले गए। ठीक है, यादों में चले गए। तो परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं, बच्चे मतलब गुस्से वाले ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई कि कमाऊ बेटे, जो सबसे बड़ा बेटा है, जो विज्ञापन की कंपनी में काम करता है, 1500 रुपये महीना सैलरी है जिसकी, उस कमाऊ बेटे ने क्या कह दिया, आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले ले। अब आप ही बताइए बच्चों, जिस बुआ ने पाला पोसा उस बुआ को कैसे ना पैसे भेजे। ठीक है, जब उसके पिता और माता की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो बुआ ने ही तो पाल पोस के 10वीं पास कराया। तो ऐसी बुआ को क्यों ना वो रिस्पेक्ट दे, क्यों ना उनकी जिम्मेदारी उठाए। लेकिन बच्चे इसे वेस्टेज ऑफ मनी है वो मानते हैं। तो इस विचारधारा का यशोधर बाबू कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या छोटे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बनता है, यशोधर बाबू के जीजा जी का नाम क्या था? तो जनार्दन जोशी। ठीक है, और कौन सा शब्द सुनकर यशोधर बाबू गीता प्रवचन में कौन सा शब्द सुनकर यशोधर बाबू को जनार्दन जोशी अपने जीजा जी की याद हो आई? तो जनार्दन शब्द सुनकर। ठीक है, यशोधर बाबू के जीजा जी कहाँ रहते थे? अहमदाबाद में रहते थे। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि यशोधर बाबू के बच्चे किस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे? संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में वो विश्वास नहीं रखते थे। यशोधर बाबू के कमाऊ बेटे ने किसके लिए पैसे देने से मना कर दिया था? यशोधर की बुआ के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली कि इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी।
कहते हैं ना यशोधर जी का क्या, हमारा तो सैप, सैप मतलब एक तरीके से परंपरा या अनुभव, ऐसा देखा ठहरा कि हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी, बहुत ही खार खाती थी। इस नारे में उनकी पत्नी इतनी चिढ़ती थी कि बहुत गुस्सा है, क्रुद्ध है, वो हो जाती थी। पत्नी का कहना था, क्या कहती थी फिर, और कहना भी एक तरीके से जायज़ था, सही था, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं था। यशोधर जी ने खुद कभी कुछ देखा ही नहीं। मतलब परिवार क्या होता है, परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है, परिवार में किस तरीके से बदलाव है वो आते हैं, ये सब है उन्होंने कभी देखा नहीं था। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनकी माता भी मर गई, तो छोटी सी उम्र में ही वो गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास है वो आ गए। और विधवा बुआ के पास कहाँ परिवार था, अल्मोड़ा में कहाँ परिवार था, बुआ का कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ यशोधर जी कुछ दे और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही फिर वो दिल्ली आ गए। अब दिल्ली भी आए तो वहाँ भी कुंवारे कृष्णानंद के पास रहे, कृष्णानंद जी के साथ रहे। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आंखों देखी यादें हैं वो बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराना गवई, गवई मतलब गांव के लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म से, मतलब जन्म से ही। पहले एक बार आगे बढ़ने से पहले इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो हम एक बार देख लेते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी को किस बात से चिढ़ थी? जब यशोधर बाबू ये कहते थे हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, अर्थात हम तो पहले से पुराने जमाने से बचपन से ही इस तरीके का हमारा रहन सहन है वो हमने देखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यशोधर की माँ मर जाने के बाद यशोधर का पालन पोषण किसने किया? आप सभी को पता है यशोधर बाबू की विधवा बुआ ने उनका पालन पोषण है वो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कृष्णानंद कौन थे? कृष्णानंद कौन थे? कृष्णानंद वह शख्स थे जिन्होंने यशोधर बाबू को दिल्ली में आश्रय दिया, और आश्रय ही नहीं दिया बल्कि उनको नौकरी भी दिलवाई, और किसंदा ने उनको अपना आइडल, अपना आदर्श भी, यशोधर बाबू ने किसंदा को अपना आदर्श भी बनाया। किसंदा क्यों नहीं घर गृहस्थी या फिर नई पीढ़ी के बदलाव को है वो एक्सेप्ट कर पाए, स्वीकार कर पाए? क्योंकि वो बचपन से ही गृहस्थी में कभी रहे ही नहीं, परिवार में रहे ही नहीं। पहले वो विधवा बुआ के पास उनका पालन पोषण हुआ, फिर उसके बाद जब थोड़े कोई बड़े हुए, जब समझ आने लगी तो कुंवारे कृष्णानंद अर्थात किसंदा के साथ रहने लगे। तो इस तरीके से उनको परिवार की क्या ज़रूरत होती है, क्या रीति रिवाज है, वो सब है वो नहीं समझ पाए। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। बूढ़े तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा था। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गजल गाते थे, गजल हुई और सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। मतलब उनकी पत्नी कहते हैं कि तुम शुरू से ऐसे नहीं थे और अब ये बुढ़ापा ओढ़ना क्यों शुरू कर दिया? शादी के बाद तो कहते मैंने आपको इस तरीके से देखा था, सिनेमा भी देखते थे, गजल गाते थे और गजल के सहगल के गाने भी गाते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कोई बदलाव आया है, लेकिन वे समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत अर्थात बुढ़ापा आना ठीक ही है। मतलब बुढ़ापे के साथ अपने शौक है वो बदल लेने चाहिए, अपने इंटरेस्ट है वो बदल लेने चाहिए। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर बाँ का ब्लाउज, देखिए कहते बुढ़िया काल में मतलब बुढ़ापे में ये बिना बाँ का ब्लाउज, विदाउट स्लीव्स का जो ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना। पहले परंपरा थी रसोई में ही औरतें खाना बैठकर खाती थी, अब तो तुम रसोई के बाहर बैठ के दाल भात खाती हो।
यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। ऐसे ही पचासों काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जब उनकी पत्नी कहती है कि तुम इतना जल्दी बुढ़ापा है वो तुमने क्यों ओढ़ लिया है, तो ये कुछ सवाल जवाब उनकी तरफ से है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि यशोधर बाबू को क्या पसंद नहीं है। यशोधर बाबू को अपनी पत्नी का टोका टाकी क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि यशोधर बाबू मानते हैं कि वो उनकी पत्नी में जो बदलाव आए हैं, वो जो इतनी मोड हो गई है, मॉडर्न हो गई, आधुनिक हो गई है, बिना का ब्लाउज पहनती है, रसोई से बाहर आके दाल भात खाती है, ऊंची हील वाले सैंडल पहनती है, ठीक है, अपनी बेटी से के कहने पर बहुत सारी चीज़ों को, आधुनिकता को उन्होंने अपना लिया है। तो वो उनको भी ये सब कुछ कहीं ना कहीं गलत लगता है, लेकिन वो उनको टोकते नहीं, रोकते नहीं। तो उनको, परिवार के लोगों को, उनकी पत्नी को भी, वो जब पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उनको भी उनको टोकने रोकने का कोई भी हक है वो नहीं है। उनको भी उनके मंदिर जाने से, पूजा पाठ से कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा यशोधर बाबू कहते हैं। ये एक ही प्रश्न यहाँ पर बनेगा। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहा। आज धार्मिक प्रवचन में उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उनका पूरा ध्यान अपने परिवार में था। जबकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रवचन में मन ना लगकर उनका परिवार में ध्यान आ रहा है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता। मतलब जब भी ध्यान की कोशिश ज़रूर करते थे, लेकिन वो भगवान में ध्यान नहीं लगा पाते थे। ऐसा लगता था कि ये इस परम सत्ता अर्थात इस भगवान में ध्यान छोड़कर परिवार में ही है, वो डूबे जा रहे हैं। यशोधर जी चाहते थे कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे, हो सकता है इसकी कोई विधि है वही सीख ले। साथ ही वह अपने से भी कहते थे कि परहैप्स, शायद ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर होता है। हो सकता है कि मैंने शायद ये ध्यान वगैरह पहले शुरू कर दिया, रिटायरमेंट के बाद ही हो सकता है वो सही उम्र है जिसमें ध्यान सही लगता है। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें, मतलब ज़रूरी हैं ये सब चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है रिटायर होकर। वानप्रस्थ का मतलब कि बच्चे यहाँ शहर में रहें, सेट रहें, और मैं अपने गांव में चला जाऊंगा। फॉर फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड, समझें। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते थे, और कहकर उनकी तरह झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते थे। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरे शाम को उनके दरबार में हाजिरी है वो लगाते थे। स्वयं किसंदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र होता है जिसको पुत्र स्वीकार कर ले हम, के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है न भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। अब क्वेश्चन बनता है कि जब भी किसंदा सुबह सैर के लिए यशोधर बाबू के क्वार्टर के सामने से आते थे, तो क्या, कौन सा डायलॉग है, कौन सा संवाद है वो बोलते थे? हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ये वाला। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किसंदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना, साथ में सैर पर ले जाना शुरू कर दिया। यह मंत्र दिया कि अर्ली टू द बेड एंड अर्ली टू राइज मेक एनी मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे तो अपनी गृहस्थी में डूब गए। तब भी किसंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा, उनके लिए तो बच्चा ही था ना, 10वीं पास करके तो आया था, क्या नहीं किया उन्होंने इनके लिए, सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं, ये इस बात का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते थे कि चाय पीकर जाएं। किसंदा कभी कभी उनके अनुरोध की रक्षा करते थे, ठीक है। और अब यशोधर बाबू ने किसंदा को घर और दफ्तर के विभिन्न रूपों में देखा था, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई थी वह सुबह की सैर को निकले किसंदा की ही थी। कुर्ते पजामे में के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए। तब तक किसंदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू उनके पट शिष्य मतलब फेवरेट, सबसे
मतलब प्रिय शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका में पूरी निष्ठा से उन्होंने निभाई। किष्किंधा के चले जाने के बाद उन्होंने उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को भी नाराज किया। इस कोशिश में कौन कौन सी परंपरा थी? पहली परंपरा सुनिए बच्चों, घर में होली गवाना। होली के समय में घर में होली गवाना, होली के गीत गवाना। जनेऊ पुण्य, मतलब जनेऊ बदलने वाली पूर्णिमा के दिन सब कुमाऊनियों को, जितने भी पहाड़ के जो लोग थे, उनको जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना। फिर तीसरा, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। ये और ऐसी ही कई और काम यशोधर बाबू ने किष्किंधा से विरासत में लिए। ये 3 काम तो यहाँ पर है और दिए गए हैं। सबसे पहला कौन सी परंपरा अपनाई? घर में होली गवाना, होली के गीत गवाना। जनेऊ पुण्य, जनेऊ मतलब जनेऊ बदलने वाली, पुण्य मतलब पूर्णिमा, वो पूर्णिमा जिसमें जनेऊ को बदलाव होता है, बदले जाते हैं। उस दिन जितने भी कुमाऊनियाँ, जितने भी मतलब पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले थे, उन सबको अपने घर पर जनेऊ बदलने के लिए वो आमंत्रित करते थे। तीसरा, जब रामलीला वगैरह होती थी तो तालीम के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वार्टर का एक कमरा उनको दे देते थे। फिर उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च, इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले? जब समाज में इंटरेस्ट ही नहीं बचा इन सब कामों के लिए, तो वो पद, वो इज्जत, वो बुजुर्गियत की जो सम्मान है वो कैसे मिलेगा? यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें, उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह से मैं किष्किंधा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं। हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिनके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, कहते गारंटी है कि तुम्हारी नॉलेज मुझसे ज़्यादा है वो होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्सिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव को कोई है वो उसकी जगह नहीं ले सकता, वो कोई विकल्प नहीं हो सकता। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो कि ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते नहीं आपसे क्या पूछें और क्यों पूछें। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार था? इस सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर, पाठ के आधार पर बताइए। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू थे। वो क्या चाहते थे? वो यह दुराग्रह हरगिज नहीं करना चाहते थे कि उनके बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर मान लें। वो जो कहे उसे बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लें, लेकिन अतः बच्चों को अपनी इच्छा से काम करने की पूरी आज़ादी वो देना चाहते थे। यशोधर बाबू तो यह भी मानते थे कि आज बच्चों को उनसे कहीं ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज है, मगर एक्सपीरियंस का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता, वो ये भी मानते थे। अतः वे सिर्फ इतना भर चाहते थे कि बच्चे जो कुछ भी करें उनसे पूछ ज़रूर लें। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि वे स्वयं चाहे जितने पुराणपंथी थे, बच्चों को स्वतंत्र जीवन देते थे। यशोधर बाबू के बारे में बच्चों के साथ जो व्यवहार था वो ऐसा ही था। अब आगे पढ़ते हैं। इसके बीच में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ना बच्चों, उनको ध्यान से आप सुनते हुए चलिए। आपका पूरा लेसन है बिल्कुल तैयार है, वो अपने आप ही हो जाएगा। कहानी लंबी जरूर है पर करनी तो है ही। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGH की डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर लिया करेंगे। मतलब यशोधर बाबू चाहते थे कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी है वो समझने लगे। जो काम यशोधर बाबू करते हैं अब बच्चे उसको संभाल लें। लेकिन
एक आध बार बेटों ने खुद उन्होंने उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे। यशोधर बाबू ने ही कहा कि भाई अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम ये काम है खुद है वो कर लिया करो। तो एक दूसरे से कहना, एक दूसरे को ही कहना शुरू कर दिया, एक दूसरे को ज़्यादा भला बुरा कहा। यशोधर बाबू ने फिर इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। आपस में ही लड़कों में कोहराम मच गया कि तुम करो मतलब एक दूसरे से ही कहने लगे, तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा दिया लड़कों ने कि उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। मतलब इस तरह की एक तरीके से इगोस्टिक सी बातें हैं उसका बड़ा बेटा करता था। मतलब कहीं भी पिता की रिस्पेक्ट है उनकी बातों में नहीं दिखती थी। ये बात है यशोधर बाबू को बुरी लगती थी। अब इतना जितना पढ़ा है हमने बच्चों, इसमें कितने क्वेश्चन है बनते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी के व्यक्तित्व व व्यवहार के उन परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए जो यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर लगते थे। देखो उनका सजना संवरना बुढ़ापे में, फैशन के नए कपड़े पहनना, बिना बाजू का ब्लाउज पहनना, ठीक है, किचन से बाहर आकर, रसोई से बाहर आकर दाल भात खाना, ऊंची एडी के सैंडल पहनना, ये सब बातें थी जो यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर है वो लगती थी। फिर है कार्यालय में अपने सहकर्मियों के साथ सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत का व्यवहार है वो कैसा था। अब आपने वो तो देखा ही, सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत का व्यवहार शुष्क था और किसंदा की परंपराओं का पालन बहुत ही एक तरीके से दिल से करते थे, निष्ठा से करते थे। सहयोगियों कर्मचारियों से घुलना मिलना उनको ज़्यादा पसंद नहीं था। चाय पानी पीना, गप गपाष्टक करना उनके साथ बिल्कुल उनको पसंद नहीं था। वो बस सिर्फ चलते चलते कोई हल्का फुल्का मजाक करके दिन भर की जो नाराज़गी है उससे सहयोगियों को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते थे। फिर है यशोधर पंत अपने कार्यालय में सहयोगियों के साथ संबंध निर्वाह में किन किन बातों को अपने रोल मॉडल किसंदा की परंपरा में का निर्वाह करते थे। ये उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया गया है। तो पहले क्या करते थे, अपने अधीनस्थ, अपने महातहत, अपने से छोटे कर्मचारियों से दूरी बनाए रखना। फिर कार्यालय में तय समय से अधिक बैठना। अधीनस्थ जो उनके नीचे काम करते हैं दिन भर उनसे शुष्क व्यवहार करना, परंतु शाम को चलते हुए उनसे थोड़ा हंसी मजाक है कर लेना। ये सारे जो रोल मॉडल किसंदा को वो इन सब बातों में अपने ऑफिस में फॉलो करते थे। वाईडी पंत को पति पत्नी की अपेक्षा संतान की ओर क्यों पक्षपाती दिखाई पड़ती है। मतलब यशोधर पंत की पत्नी पति की अपेक्षा संतान की ओर क्यों पक्षपाती दिखाई पड़ती है। आपने देखा हर जगह वो अपनी संतान की फेवर लेती है। तो इसलिए पक्षपाती दिखाई पड़ती है बच्चों, क्योंकि वह जीवन के सुखों का भरपूर आनंद उठाना चाहती है। उसने जब वो युवावस्था में थी, नई नई शादी करके आई थी, तो संयुक्त परिवार के कारण उन्होंने अपने मन को मार के रखा। उनके मन की कभी चली नहीं और ये वह इस बात से नाराज़ थी कि उसने खुलकर खाने पीने भी नहीं दिया गया। वह जवानी में फैशन करना चाहती थी पर पति ने नहीं करने दिया। बुढ़िया ताई की तरह उन पे सारी परंपराएं और सारे रीति रिवाज है वो थोप दिए। उसे अपने पति के परंपरावादी होने पर भी क्रोध आता है, जिसके कारण वह अपनी मर्जी से खेल खा नहीं सकी। ये सारी बातें हैं कि जो वो अपने बेटों की, अपने बच्चों की ज़्यादा पक्षपाती सी हमें नज़र आती है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों कि इस पाठ में जो कहानी का जो मुख्य कैरेक्टर है यशोधर बाबू, उसके जीवन के चरित्र की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले है देखो परिश्रमशीलता, बहुत मेहनती है, बहुत काम है वो करते हैं, घर का, ऑफिस का। दूसरा है सादगी, सादगी से जीते हैं। भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव है उनको। आत्मीयता है, अपने पारिवारिक सदस्यों से अभी भी अपनापन है। पारिवारिक जो जीवन शैली है उसको भी पूरी तरीके से वो निर्वाह करते हैं।
अब देखो क्या बना, सबसे पहले वो परंपरावादी है, असंतुष्ट व्यक्ति है, कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, रूढ़िवादी है, पुरानी चीज़ों को मानने वाले हैं, अब समय के पाबंद हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं यशोधर बाबू के व्यक्तित्व में है, दृढ़ निश्चय है। तो ये सारी विशेषताएं यशोधर बाबू के व्यक्तित्व में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये यहाँ पर रहेगा। बच्चों अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसको यहीं विराम देते हैं, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जितना समझ आया है उसको और समझने की कोशिश करिए, ध्यान से वीडियो को सुनिए, ध्यान से इस कहानी को पढ़िए। थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई है। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ध्यान से पढ़िए भी। धन्यवाद।